नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के जरिए बीजेपी ने 2027 की चुनावी पटकथा लिख दी है। जातियों के जरिए सत्ता समीकरण साधने की कोशिश है। पीडीए की काट में बीजेपी ने ओबीसी को रिझाने का बड़ा दांव चला है। मंत्री बनाए गए 6 नए चेहरों में 3 ओबीसी, 2 दलित और 1 ब्राह्मण शामिल है, जबकि पिछड़े वर्ग से आने वाले 2 चेहरों का कद बढ़ाया गया है। खास बात यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार में अपने दुर्ग मजबूत करने के साथ ही विरोधी किलों में सेंधमारी की जुगत लगाई गई है। यही कारण है कि रायबरेली और कन्नौज का वजन बढ़ाया गया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र को और वरीयता दी गई है। यूपी में बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो दलितों को साथ लेकर पिछड़ों के पीछे चलेगी। दलितों को साथ लेकर पिछड़ों के पीछे चलेगी, ये भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में साफ कर दिया है। पार्टी अगड़ों को साथ रखने की कवायद के साथ आधी आबादी को भी साधेगी। पार्टी का विजय रथ 2017, 2019, 2022 में अजय रहा। झटका 2024 में लगा जब पार्टी 33 सीटों पर सिमट गई। इस घटनाक्रम से बीजेपी ने सबक लिया और यूपी में दलितों को जोड़ने की मुहिम शुरू की। कृष्णा पासवान को मंत्री बनाकर उस पासी वोट को रिझाने का प्रयास है जो 2024 में पार्टी से छिटका था। वही अनूप प्रधान वाल्मीकि के बाद सरकार में खत्म हुए वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधित्व को सुरेंद्र दिलेर के जरिए बहाल किया गया है। दरअसल दलित वर्ग में शामिल वाल्मीकि समाज लगातार मजबूती से बीजेपी के साथ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने योगी कैबिनेट विस्तार को लेकर तंज भी कसा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दिल्ली से पर्ची आगे क्या, मतलब कैबिनेट विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली से पर्ची आगे क्या। सुना है यूपी में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, या यूं कहे कि मुख्यमंत्री जी की शक्ति का कटाव छटाव हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर, योगी कैबिनेट को लेकर, विस्तार को लेकर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें 6 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और 2 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया। योगी कैबिनेट के विस्तार पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जनता ये भी पूछ रही है कि आखिर 9 महीनों में ये मंत्री क्या कर लेंगे, जब 9 साल में ये सरकार कुछ ना कर सकी। ये भी केवल वही करेंगे जो भाजपा सरकार ने किया है। अखिलेश के बयान के बाद यूपी की सियासत पूरी तरह से गर्मा चुका है। अखिलेश के बयान पर बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को याद करने की बात कही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बसपा और सपा जितने समय में कुछ नहीं कर पाई, योगी सरकार ने उससे कहीं ज्यादा काम किया है। उनको पता नहीं कि 9 महीने में तो बच्चा पैदा हो जाता है। उनको ये बात सोचना चाहिए कि यहाँ एक दिन में सत्ता पलटती है या 9 महीने है। और अखिलेश जी का जो सपना है कि हम भैंस आकाश में उड़ाएंगे ना, वो सपना कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। अगले जन्म में वो सोचे हैं कि शायद फिर सत्ता मिल जाए, इस जन्म में तो अब नहीं मिल सकती। अखिलेश जी को बताना चाहता हूं कि उनका जो जंगल राज था और उसी के हिसाब से बिहार में भी लोगों ने सफाया कर दिया है, उनका भी यहाँ सफाया हो जाएगा। 9 साल में जितना योगी जी ने काम किया है उतना उन्होंने बहुत सालों तक नहीं किया था। उत्तर प्रदेश में जो बसपा और सपा की सरकारें थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया था, और उसके बाद डबल इंजन की सरकार जब से लगी है, योगी जी ने मोदी जी मिलके उत्तर प्रदेश में एक नई लहर लाए हैं। और हमारे मोदी जी भी सांसद उत्तर प्रदेश के ही हैं, तो मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ मोदी योगी जी की जोड़ी डबल इंजन हमारे यहाँ इतना अच्छा काम किया है, जिसके होते होते आने वाले 27 चुनाव में मैंने पहले भी कहा है कि मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह विजयी होगी और सपा का पूरी तरह हास होगा। अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में है। उनको पता है कि 27 में उनकी दाल गलने वाली नहीं। उलूल जुलूल बयान वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके दे, उनसे कहिए बाहर निकले, देखेंगे प्रदेश का तापमान कितना है। बता दें कि यूपी के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। चुनाव से ठीक पहले
योगी कैबिनेट का विस्तार होना ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी विपक्ष के पीडीए के मुद्दे पर भी काम कर रही है और जातीय समीकरणों को साध कर चुनाव से पहले अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति अपना रही है। तो एक तरफ योगी कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल करना, दूसरी तरफ 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी करना और सभी दल अभी से पूरी तैयारी में जुट चुके हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आकाश राय जी, कांग्रेस से कन्हैया यादव जी, समाजवादी पार्टी से रविंद्र सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रोहित उपाध्याय जी मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रोहित उपाध्याय जी, आपके पास ही आना चाहूंगा क्योंकि कल योगी कैबिनेट में 6 नए चेहरों को शामिल किया गया, जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? एक तरफ समाजवादी पार्टी भी उस उम्मीद के साथ तैयारी करने से लगी हुई है कि 2027 में अच्छा प्रदर्शन करके अपनी सरकार बनाएंगे। एक तरफ जो अब कल योगी कैबिनेट में विस्तार हुआ, नई टीम कह सकते हैं, वो कितनी मजबूत आपको दिखाई दे रही है? आवाज डबल आ रही है, फिर भी चलिए मैं सही करवा देता हूं सर। रोहित सर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अभी आ रही है, स्क्रीन पे भी आवाज आ रही है। आपने पूछा है। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। ठीक। हाँ, तो पुष्पेंद्र जी, सभी पैनलिस्ट और जनता को नमस्कार। अब शुरू करूंगा। सबसे पहले तो अभी आपने देखा बंगाल चुनाव को। हाँ, वहां पर बीजेपी क्या थी, बीजेपी वर्सेस जो भी पार्टी टीएमसी चल रही थी, वहां पे जो चुनाव था ना, वो आइडियोलॉजिकल बैटल पे चुनाव चल रहा था। जैसे ही हम शिफ्ट करते हैं उत्तर प्रदेश पर, सब कुछ बदल जाता है। आज आपने जब बात की अभी विस्तार की, तो यह 2027 चुनाव के लिए जो सोशल इंजीनियरिंग था, उसका राउंड सोशल इंजीनियरिंग की प्रयोगशाला बन गया है। अब अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अलग अलग जात के लोगों को मौका दिया गया है, जाट समाज को, ब्राह्मण समाज को, हाँ। और अदर भी है, एससी समाज में भी है। तो सबको लेकर के देखा जाए, जो उत्तर प्रदेश में ना आप क्या करें, ये जो एक्सपेंशन है, कास्ट डेलिबरेटेड एक्सपेंशन है, ये ध्यान में रखा जा रहा है कि किस प्रकार से सभी समुदाय को, आप क्योंकि एकदम बहुत करीब है चुनाव, तो किस प्रकार से हर समाज को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ना है। अब दूसरी बात ये आती है कि बीजेपी का फोकस कहाँ है। सबसे बड़ा फोकस आपने देखा होगा अभी वेस्ट यूपी पे भी है। साथ ही साथ इनको पता है कि यादव वोट बैंक जो है समाजवादी पार्टी के साथ है, और जाटव दलित जो जाते हैं मायावती जी के साथ जाते हैं। हाँ। तो जो इनका अब जो फोकस है वो नॉन जाटव दलित पे है और नॉन यादव ओबीसी पे भी है। नहीं, अगर हम बात करें थोड़ा सा पूर्वांचल को लेकर, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न यूपी को तो साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसा रोहित सर लोकसभा चुनावों में देखने को मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा फोकस अगर किया तो पूर्वांचल पर किया, वहां पर सबसे ज्यादा 5 रैलियां की, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर वो परिणाम नहीं मिल पाया। तो क्या लोकसभा चुनावों का असर फिलहाल 2027 के विधानसभा चुनावों पर देखने को मिलेगा, या फिर कहीं पर जो कमियां रही बीजेपी के अंदर, उनको इस कैबिनेट विस्तार, जातीय समीकरण या और कुछ दाव चलाकर साध लिया जाएगा? देखिए, 2027 को चुनाव, जैसा कि आपको पता है, यूपी के अलावा 4 अनेक छोटे राज्यों में भी चुनाव होंगे, तो हमेशा से ये माना जाता है कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो लोकसभा के लिए सेमीफाइनल का चुनाव होता है। अगर इस पे बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके लिए एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा, और अगर कहीं विपक्ष अपना यहाँ पे सत्ता स्थापित करती है तो बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन जाएगा। अब बीजेपी ने क्या करना है कि बीजेपी क्या कर रही है, अब वो ऑपोजिशन को बाहर नहीं कर रही है। ऑपोजिशन कोशिश कर रही है कि वहां जो कोले कड़े से कुछ भी तोड़ मोड़ के आपस में लाया जा सके, स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है। जैसे भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एलिवेशन दिया गया, तो वो एक रिवॉर्ड पॉलिटिक्स है कि किस प्रकार से हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। दूसरा क्या है कि मैसेज पॉलिटिक्स दे रही है, जो भी हमारे साथ जुड़ेगा वो हमेशा कुछ ना कुछ भला ही होगा। और तीसरा क्या, साइकोलॉजिकल वारफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल वारफेयर खेला जा रहा है कि किस प्रकार से जातीय समीकरण को एक मुद्दा लेकर के चला जाए। यूपी में हमेशा से ऐसा ही रहा है, हिंदुत्व रहेगा, जातीय समीकरण सबसे ऊपर रहता है, उसके बाद कहीं डेवलपमेंट का नंबर आता है। तो ये जो आज की राजनीति उत्तर प्रदेश की है, ये आइडियोलॉजिकल हट करके सोशल इंजीनियरिंग पे चली जा चुकी है।
ठीक है सर, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से रविंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। सर, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो लगातार अभी से उस तैयारी में है कि 2027 विधानसभा चुनाव किसी भी तरह से हाथ से ना निकल जाए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी लगातार तंज भी कस रहे हैं, कई तरीके की बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। कितनी मजबूत स्थिति में आप फिलहाल आज की डेट में हैं, और आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ वो मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं जिनसे आप भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश करेंगे? जी, बंगाल चुनाव की बात आई, हाँ। तो वहीं से मैं शुरू कर देता हूँ। 7,000 करोड़ रुपए पार्टी के पास में, जिसमें केयर फंड शामिल नहीं है। अडानी अंबानी जैसे समस्या, सारी संस्थाओं पे कब्जा, विपक्ष पे ईडी, सीबीआई, आईटी का आक्रमण। उसके बाद बंगाल चुनाव में हुआ क्या? 3% वोट ज्यादा पाई बीजेपी। भारत के जितने भी मंत्री थे सब बंगाल में थे, लेकिन 3% वोट ज्यादा पाई है। जरा बीजेपी का परफॉर्मेंस ही देख लीजिए 14 के बाद से। 2014 में 166 सीट ज्यादा पाके 282 पाई थी। अब 2024 में 240 सीट पे सिमट के रह गई है। ये मोदी जी का प्रताप है। उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं 71 सीट से घट के 37 सीट पे हैं। विधानसभा में 312 सीट से घट के 255 सीट पे हैं। और अगर पंचायत चुनाव मान ले तो हमसे 200 सीट कम थे, डर के मारे पंचायत चुनाव नहीं करा रहे। निकाय चुनाव ये जीते। भारतीय जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी का सबसे कम वोट प्रतिशत 30%। ठीक है। ये तो मोदी जी का प्रताप है या योगी जी का प्रताप है। अब इनके पास अपने लोग है ही नहीं, दूसरे पार्टी से ले आएंगे। ऐसा है कि 17 इतना करने के बाद भी केवल 17 राज्य में बीजेपी है 38 में से, और बाकी में एनडीए के साथ मिलकर बनाए हुए हैं। तो ये तो बीजेपी का प्रताप है। इतना रुपया पैसा इतना भय के माहौल में ये बीजेपी का प्रताप है। लोगों ने क्या किया है इसमें मालूम भी है। अब आपने पूछा आपके पास मुद्दे क्या हैं? हाँ। तो मुद्दे तो जमीन से जुड़े मुद्दे रहते हैं। हाँ। और उन मुद्दों को हम पीडीए जन जागरण यात्रा, पीडीए साइकिल यात्रा, पीडीए चौपाले लगा के, पीडीए पाठशालाएं चला के, और एसआईआर में हम लोगों ने एसआईआर पर रैली नियुक्त किया। हाँ। तो हालत ये हो गई कि 3 करोड़ वोट कट गए उत्तर प्रदेश से, और मुख्यमंत्री जी कहते हमारे ही वोटर कट गए। तो ये समाजवादी पार्टी का प्रताप है। अब कहते हैं कि साहब समाजवादी पार्टी तो बहुत कमजोर है, तो समाजवादियों का साथ पकड़ के भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी 4 बार सत्ता में आ चुकी है। अपने बल पे तो बाद में आई है, और 1990 के बाद से न केंद्र में और चाहे राज्य में, तब तक हमारे आगे नतमस्तक रहते थे। ये समाजवादियों की मजबूती है। लेकिन रविंद्र जी, अगर हम यूपी की बात करें तो 1985 के बाद पहली ऐसी सरकार है जो लगातार सरकार बना रही है। अभी और बनाएगी, बता दिया। इसका तो उत्तर मैंने आपको दे दिया। 7,000 करोड़ रुपए, 2.5 लाख की सेना। आज तक 65 से लेके या कारगिल युद्ध तक कहीं 2.5 लाख सेना नहीं लगाई गई है। तो दिया आपको। उससे पहले ईडी की, सीबीआई की रेडें। दूसरा, मोदी मुख्यमंत्री थे, एक मतदाता सूची पे कब्जा कर लीजिए और अपने पूरे पार्टी को किनारे कर दिए। सूची पे कब्जा कर लिया। गुजरात से पूरे पटेल और शंकर सिंह वगैरह वगैरह सब बाहर हो गए, कोई मार डाला गया, क्योंकि मतदाता सूची पे कब्जा करने के बाद ठीक है सर, ठीक है। मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ कांग्रेस से कन्हैया यादव जी भी जुड़े हुए हैं। कन्हैया जी, क्योंकि अगर यूपी की बात करें और कांग्रेस की बात करें तो वो मेहनत के बाद भी कांग्रेस को रिजल्ट उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं मिल पाया, और अब की बार आप क्या कुछ स्थिति में हैं? समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं यूपी में? पुष्पेंद्र जी नमस्कार।
सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे कि अलग लड़ेंगे, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। इस पे बोलने का मुझे कोई ठीक बात है, दायित्व तो नहीं दिया गया है। वो जो होगा जैसा होगा वो समय और बिल्कुल परिस्थितियां तय करेंगे। बाकी जो आपने तैयारियों की बात करी, हम इस बार ठीक है, हमारे पुराने प्रदर्शन ठीक नहीं रहे हैं, लेकिन इस बार हम एक बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं विधानसभा चुनाव में। मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2025 में एक 7 दिवसीय बैठक हुई थी हमारे प्रदेश कार्यालय पे, और उसमें ये निर्णय लिया गया कि हम संगठन सृजन के माध्यम से प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करेंगे। और बताना चाहूंगा, मुझे बहुत खुशी है यह जान करके कि हमने 5 स्तर पे अपने संगठन को मजबूत किया है। हमने जिला और शहर इकाई गठित करी, ब्लॉक पे अपनी इकाई मजबूत करी, और उसके बाद हमने एक मंडल, बूथ और ब्लॉक के बीच में एक मंडल का गठन किया, और फिर बूथ लेवल पे हमने कार्यकर्ता बनाए। करीब 823 ब्लॉक हैं, सब पे हमारे प्रतिनिधि बन चुके हैं। मंडल जो है वो करीब 8000 मंडल पे हमने अपने मंडल प्रभारी नियुक्त कर लिए हैं, और 1,30,000 के आसपास हमने बूथ कार्यकर्ता बना लिया। और ये केवल हम संगठन के लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप देख रहे होंगे, प्रदेश का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, पूरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी न पहुंच रहे हो, और हम जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क पे कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके लिए हम जनता की लड़ाई न लड़ रहे हो। आपको देखने में ये लगेगा और आपको ये महसूस भी हो रहा होगा कि कांग्रेस ने इस विधानसभा को युद्ध स्तर पे तैयारी कर ली है, और हम बहुत मजबूत संगठन के साथ। नहीं, बिल्कुल कन्हैया यादव जी, और क्योंकि ये बात कई बार जो राजनीति के अच्छे जानने वाले हैं वो ये बात कहते भी हैं कि कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन किसी राज्य में चुनाव होता है, वहीं पर कांग्रेस अगर चुनाव हार जाती है तो वो केंद्र सरकार पर, चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उसके बजाय अगर संगठन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा? पुष्पेंद्र जी, जो सवाल है लोकतंत्र में, वो जो हो रहा है वो पूरे देश की जनता देख रही, और हम लोकतंत्र पे जितने हमले हो रहे हैं उसके लिए भी सवाल उठा रहे हैं और उठाएंगे। आपको याद होगा, दिल्ली में हमने रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से एक बहुत बड़ी रैली करी राहुल जी के नेतृत्व, और हम हर उस मुद्दे को छू रहे हैं जो जनता जहां पे परेशान हो रही। लेकिन उसके साथ साथ हम संगठन पे भी काम कर रहे हैं और अपने संगठन को धार दे रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव पिछले विधानसभा चुनाव से अलग होगा और हम एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, ऐसा हम अपने तैयारी के बल पे कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात। हमारे साथ बीजेपी से आकाश राय भी जुड़ चुके हैं। आकाश जी, कल कैबिनेट विस्तार हुआ योगी जी का, उसमें 6 नए चेहरों को शामिल किया गया, 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। जाति समीकरण के हिसाब से वो सत्ता पर फिर 2027 में काबिज होने की तैयारी की जा रही है। कितनी मजबूत टीम आपकी बन चुकी है, और जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, टक्कर में देख पा रहे हैं आप, नहीं देख पा रहे? नहीं, देखिए पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं देरी से जुड़ा, और जहां तक आगामी विधानसभा चुनाव की बात है तो उसका रिजल्ट तो साफ है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो पहले से ही मन बना रखा है कि लगातार तीसरी बार योगी जी को अवसर देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसी सरकार चाहिए जो एक्सप्रेसवे बना के दे सके। नहीं आकाश जी, ये तो आकाश जी मेडिकल कॉलेज बना के दे सके। हाँ आकाश जी, ये तो वो वाली बात होगी जो आपने कहा कि जनता ने पहले से मूड बनाया हुआ है, जब लोकसभा चुनावों कहा था कि अब की बार 400 पार। नहीं, ये तो ठीक बात है। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि अफवाहें भी काम कर जाती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया अब की बार 400 पार, तो हमारा स्पष्ट ये मानना था कि राजीव गांधी जी ने भी एक बार 400 पार किया था, तो हम उनका जो रिकॉर्ड है वो ध्वस्त करना चाहते थे। इस आधार पे हमने नारा दिया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों ने संविधान की बात कहकर एक बड़ा भ्रम जाल फैलाया।
नहीं नहीं, और वो उस भ्रम जाल के उस चक्कर में कहीं ना कहीं उस समय जो अयोध्या से आपके सांसद थे शायद लल्लू सिंह जी, उनके बयान सुने थे सभी ने, क्यों कहा था ठीक 4 बात है। सितंबर। मैं वही कह रहा हूँ कि और उसमें कुछ हमारे नेताओं के ऐसे बयान जो शायद उनको नहीं कहना चाहिए था, या उनसे मीठा तंग हो गया होगा, या वो कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और गए, इस प्रकार की भाषा थी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार खुलेआम कई मंचों से ये कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में, तब तक आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता, तब तक संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जिन लोगों ने संविधान में छेड़छाड़ की, जिन लोगों ने देश पर इमरजेंसी थोपने का काम किया, वही लोग प्रश्न उठाते हैं कि संविधान बदल देंगे। अरे भाई, संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए, संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ये संविधान मूल संविधान में तो नहीं था। तो संविधान की आत्मा को कुरदने का काम तो विपक्ष के लोगों ने किया हुआ है। इसलिए कभी कभार भ्रम जाल चल जाता है, लेकिन उसके बावजूद पुष्पेंद्र जी, अंतिम रिजल्ट क्या आया? अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया उसमें आज भी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और लगातार देश आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के लोग, कांग्रेस पार्टी अब 99 सीटें जीत के अगर वो जश्न मनाना चाहते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है। आपने देखा होगा अभी बंगाल के नतीजों के बाद कि बंगाल में भी जब 2024 का चुनाव हो रहा था तो वहां पे भी नतीजे ऐसे ही आए। टीएमसी के सांसद हमसे ज्यादा थे, लेकिन फिर जनता ने पलट दिया। सेम खेल वही उत्तर प्रदेश में होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र जान चुकी है। तो बंगाल और यूपी में फर्क भी तो है। बंगाल में टीएमसी के सांसद इसलिए ज्यादा आते थे, वहां पर टीएमसी की सरकार थी। यूपी में तो आपकी सरकार थी, आपके तो कम आए। भाई ठीक बात है, हमने कहा ना कि ये हुआ है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि नहीं ईवीएम खराब था या चुनाव आयोग की वजह से समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत गई, इन लोगों ने हैक करवा लिया। हमने कोई ऐसा आरोप लगाया क्या? हमने तो हार को स्वीकार किया और हार को स्वीकार करने के बाद लगातार काम कर रहे जनता के लिए। उसके बाद जो आने वाला चुनाव है इसमें फिर एक बार जनता तय कर देगी कि कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग कामों पर बात करें। अगर इन्होंने 2012 से लेकर 17 के दरमियान कुछ अच्छे काम किए हो तो ये हमसे तुलना कर लें, जनता के बीच में जाएं और बताएं लोगों को कि हमने 5 साल में काम किया है, लेकिन इन्होंने काम नहीं किए थे। चलिए ठीक है आकाश जी। रोहित सर, क्योंकि एक भ्रम जो अभी चला हुआ है, चुनाव आयोग, ईवीएम, और अभी जैसा आकाश जी भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हमें कम सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली। हमने तो नहीं कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है या चुनाव आयोग में किसी तरह का हेरफेर किया है। कभी कोई गड़बड़ी रहती है, एक स्वायत्त संस्था है जो अपना काम करती है। अगर बंगाल में बीजेपी आ रही है तो तमिलनाडु और केरला में अलग लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ईवीएम और इन पे सवाल उठाना बिल्कुल ही बेकार की बातें हैं। अब आ जाते हैं यूपी के इलेक्शंस पे। तो हो क्या रहा है, एक बात बताना चाहूंगी कि कमजोरियां कहाँ कहाँ जा रही हैं। तो एसपी की क्या समस्या है? एसपी जो हमारा क्या है, बेसिकली वो यादव सेंट्रिक रहती है और आमतौर पर देखेंगे पीडीए पे ज्यादा फोकस करती है। इसी कारण से इनको बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। कांग्रेस की क्या समस्या है? कांग्रेस का जो यूपी में कार्टर जो है थोड़ा कमजोर हुआ है और जो बूथ लेवल पे, जैसा कि भी हमारे भाई साहब कन्हैया जी शायद कांग्रेस से हैं, वो कह रहे थे कि बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बूथ लेवल पे ही काम करके एक संगठन मजबूत किया जा सकता है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बीएसपी का तो आप सबको पता है कि लीडरशिप अभी बिल्कुल साइलेंट है, कि कहीं दिख भी नहीं रही है, उनको कौन लड़ेगा। तो ये सब चीजों पर अगर फोकस करेंगे तभी एक यूपी में चुनाव का जो माहौल अब बन रहा है। क्योंकि बीजेपी क्या करती है, बूथ लेवल पे इंपॉर्टेंट काम कर रही है, सोशल में माइक्रो सोशल मैनेजमेंट कर रही है, बहुत ही निचले स्तर पर जाकर के, और कास्ट बेसिस पे भी काम कर रही है। तो ये आपको आने वाले चुनाव में दिखेगा। रविंद्र जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो वो कार्यकर्ता हैं वो जमीनी स्तर तक काम करने से लगे हुए हैं। कन्हैया यादव जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि हमारा भी संगठन मजबूत है। और अभी जैसा रोहित जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर जो आगे चलती है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पीडीए की वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाता है। पुष्पेंद्र जी, अच्छा है कम से कम पीडीए से ये लोग डरे तो हैं और हम पीडीए अपनाएंगे करके
अभी बार बार कहते कि प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि हम पीडीए अपनाएंगे। तो समाजवादी पार्टी इनको सत्ता में लाई थी और समाजवादी पार्टी के ही रास्ते में चलने की मजबूरी है। इनके पास कोई विजन तो है नहीं, उन्माद छोड़ के। ईवीएम पे बात हो रही थी। नरसिम्हा जी थे, बड़े प्रवक्ता थे। रविंदर जी, आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है। मैं आग्रह करूंगा कि आप ये ईयरफोन निकाल दें, आवाज नहीं मिल पा रही है साहब। अब आ रही है क्या आवाज? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हेलो, आपकी आवाज मिल पा रही है, बोलिए आप। हेलो जी सर, आपकी आवाज मिल पा रही है, बोलिए आप। चलिए मैं आपको फिर से जोड़ आवाज आ रही है अब? जी आपकी आवाज मिल पा रही है सर, बोलिए। ठीक है, कन्हैया यादव जी, क्योंकि अभी जिस हिसाब से रोहित जी ने भी कहा कि आप अगर बीजेपी को टक्कर देना चाहते हैं तो जो बूथ लेवल पर मजबूती है वो करनी जरूरी है। आपने साफ तौर पर कहा कि भाई हमने तो काफ़ी तैयारी शुरू कर दी है और जो संगठन की मजबूती है वो अच्छे तरीके से किया जा रहा है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह आ जाती है कि अगर हम पिछले चुनावों को देखें, हम 2022 का विधानसभा चुनाव देखें, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने रैलियां की तो सबसे पहले नाम आता है प्रियंका गांधी का। मेरे हिसाब से अगर आंकड़े सही हों तो 209 के करीब जनसभाएं, रोड शो, ये जो रैलियां थी, उसमें कोई भी रैली ऐसी नहीं होगी जिसमें लाखों की भीड़ ना हो। भीड़ ज़्यादा थी, कार्यकर्ता भी काफ़ी पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफलता नहीं मिल पाई। तो क्या राहुल गांधी जी जो बात कहते हैं कि कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं हमारी पार्टी के होकर दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं? देखिए, ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा कार्यकर्ता दूसरी पार्टी को लाभ पहुंचा रहा है? नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा ना साहब। हाँ ठीक है, हमारे इंटरनल मीटिंगों में हम अपनी चीजों पे समीक्षा करते हैं और हम खुले मन से स्वीकार भी करते हैं। अगर हमारी कोई कमी है तो हम उसको खुले मन से स्वीकार करने में हमें कोई समस्या भी नहीं होती। जो पिछले चुनाव रहे हैं, लोकसभा चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है और उसके बाद जैसे अभी पूरे देश में ढिढोरा पीटा जा रहा है कि हमने यहाँ सरकार बनाई, वहां सरकार बनाई, हम भी दो राज्यों में सरकार बना रहे हैं। पूरे देश का माहौल, ये जो धार्मिक उन्माद है, जो ये बुलडोजर वाली संस्कृति है, और जैसे आप अभी बहुत बता रहे थे कि जो है अभी वर्तमान राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और उसमें जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकारी नौकरियों में जहां पे समान अवसर की जरूरत, क्या वहां पे भी जातियों को साधने का प्रयास किया जा रहा है? कि केवल आप मंत्रिमंडल में 9 महीने के लिए, चुनाव नजदीक आ गया, डर के कारण कि हमारी सरकार जाने वाली है, तो आप जातियों को साधने लगे। और बुलडोजर जब चल रहा था, जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद, ये सब कहां जाएगा? इसको मैनेज करने के लिए जो सरकार ने ये जात का कार्ड खेला है, मंत्रियों को आपने अभी तक जरूरत नहीं थी क्या? 9 साल में एससी बैकवर्ड की जरूरत आपको नहीं थी। अभी जो 9 महीने बचे हैं, सरकार जाने वाली है, तब आपको एससी और बैकवर्ड की याद आ रही है। तो क्या ये जनता, और खास करके उत्तर प्रदेश की जनता, मैं मानता हूं कि पूरे देश में राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा बुद्धिमान, और वो देख रही है कि जहां पे आपको आरक्षण देने की जरूरत होती है, जहां पे आपको वैकेंसियों में एससी बैकवर्ड को भरने की जरूरत होती है, वहां पे कुछ और करते हैं आप, बोलते हैं कुछ और आप, और करते हैं कुछ और आप। और उसके बाद कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, आपने देखा ही होगा कि आप विदेश न जाइए, आप सोना न खरीदिए, आप तेल का उपयोग कम करिए, यहां तक उन्होंने बोल दिया कि आप खेत में खाद मत डालिए। कब डालिए? मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। हमारी भी सरकारें रही है देश में और देश ने देखा है। 1960 की एक घटना मैं याद कराऊंगा। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे। हमारे देश में खाद्य संकट आ गया, तो उन्होंने उपवास किया पहले, उसके बाद उन्होंने घोषणा करी कि पूरे देश को 1 दिन का उपवास करना चाहिए। एक और उदाहरण दूंगा, 1971 में आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, और उस समय देश युद्ध में चला गया, आप जानते होंगे। उस समय इंदिरा जी ने पहले अपने गहने दान किए, फिर उन्होंने देशवासियों से कहा कि क्योंकि देश इस समय संकट में है, आप लोग कुछ दान करिए। तो हम वो लोग हैं जो पहले करते हैं फिर कहते हैं। अभी आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विदेश नहीं जाना चाहिए लोगों को।
लेकिन वो कन्हैया जी, 15 कांग्रेस तारीख ने को विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन कन्हैया जी, कांग्रेस ने इतना कुछ किया, आपने भी बताया, और काफी कुछ किया भी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अच्छी सरकारें भी रहीं। क्या कुछ ऐसा कारण रहा कि लगातार हर राज्य में कांग्रेस की गिरावट देखने को मिलती रही? मेरी नजर में उसका एक ही कारण ध्रुवीकरण रहा, और जो ये धार्मिक उन्माद फैला देश में, जिसका नुकसान हम लोग भुगत रहे हैं, हर आदमी भुगत रहा है। और पूंजीवाद, जैसा कि अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने बताया कि जो ये पूंजीवाद बढ़ा और पूंजी को एक जगह ला करके उसके चुनाव में उपयोग किया जाने लगा, चंदे का रूप बदल दिया गया। इस कारण से कांग्रेस अपनी विचारधारा की पार्टी है, हम जिस लाइन पे काम कर रहे थे उसी लाइन पे काम कर रहे हैं, और देश की जनता अब समझ रही है, हमारे जन नेता आदरणीय राहुल गांधी को स्वीकार कर रही है, उनकी बातों को स्वीकार कर रही है। आप देख रहे होंगे कि जो जो उन्होंने चेतावनी दी थी वो सारी चेतावनियां सही हो रही हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सोना ना खरीदिए, विदेश मत जाइए, लेकिन खुद विदेश की यात्रा पे 15 तारीख से जा रहे हैं, और ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे मौसम सुहाना हो, गर्मी ज्यादा ना हो। ठीक है, तो जनता ये सब देख रही है, और इसका रिजल्ट आपको आगामी चुनाव में नजर आ जाएगा। ठीक है रोहित जी, अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वेस्टर्न यूपी में करीब 136 सीटें हैं। 136 सीटों में से करीब 40 के लगभग समाजवादी पार्टी ने हासिल की, 80 के लगभग भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की, और फिर अभी भी 4 नए चेहरे वेस्टर्न यूपी से कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। कांग्रेस का कुछ है नहीं मेरे हिसाब से अभी वेस्टर्न यूपी में। तो समाजवादी पार्टी लग रही है आपको कि वेस्टर्न यूपी में वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है? क्योंकि अगर हम वेस्टर्न यूपी में बात करें, हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें, हम शामली की बात करें, सहारनपुर की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति दिखती है कि समाजवादी पार्टी थोड़ी बहुत तो टक्कर में है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं। अखिलेश जी ने रैली करना भी शुरू कर दिया है, और उसी को देखते हुए बीजेपी ने अपने यहाँ पे प्रमोशंस किए मंत्रियों के। वेस्टर्न यूपी को बहुत ध्यान में रखा जा रहा है। हो सकता है, ऐसा मान सकता हूँ कि बीजेपी वेस्टर्न यूपी को लेकर के डिफेंसिव है, तो ये ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के प्रमोशन जाति के समीकरण देखने को मिल रहे हैं। और जैसे कि अखिलेश जी ने भी हाल ही में अभी समाज रैली भी की थी, और जाट समाज के बीच में गए थे। तो ये भुनाने की कोशिश आने वाले समय में जो वेस्टर्न यूपी होगा वो एक स्ट्रांग होल्ड हो सकता है एसपी के लिए भी, और अगर अच्छा प्रदर्शन करते तो बीजेपी के लिए भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। बिल्कुल। आकाश जी, सुन पा रहे हैं आप? जी। वेस्टर्न यूपी में आप साधने की तो कोशिश करने से लगे हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी भी कमजोर स्थिति में यहाँ पर नहीं है। अखिलेश यादव ने अभी तैयारी भी शुरू कर दी है, दादरी में भी उनकी जनसभा देखने को मिली, जाट समाज के बीच भी वो पहुंचे, और जो लगभग वेस्टर्न यूपी का वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर तो काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। नहीं, ठीक बात है। देखिए, विपक्ष के रूप में सब पार्टियों को अपनी रैली करना और प्रचार करना और काम करना, सबका अपना धर्म है, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन तय जनता करेगी। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और जनता तय करेगी कि कौन सत्ता में वापस आएगा, और जो काम करेगा वही वापस आएगा। नहीं, लेकिन आकाश जी ये बात तो आप कह रहे हैं कि जनता तय करेगी। कन्हैया यादव जी, रविंद्र जी तो पहले से तय करके बैठे हैं कि चुनाव आयोग या ईवीएम तय कर देगा। नहीं, कन्हैया यादव जी अब बता रहे हैं कि 1960 में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। अब इनके ज्ञान पे मैं क्या कहूँ, आप उठा के चेक करवाइए कौन प्रधानमंत्री 1960 में था। तो अब जब ऐसे 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 कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और ऐसे नेता ज्ञान देते रहेंगे तो जनता भी समझती है सारी बातें। तो इन लोगों को ये जो भ्रम है कि ईवीएम और चुनाव आयोग, अभी तमिलनाडु में वहां पे जाके अपने 4 विधायकों को केरल में ये सरकार बना रहे हैं, वहां पे ईवीएम ठीक है। बाकी तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में, जहां जहां ये लोग जीते वहां तक सब ठीक था। बाकी जहां ये हार जाते हैं वहां पे ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग खराब है, विपक्ष खराब है, सब लोग खराब है। यहाँ तक ये लोग तो जनता को भी खराब कर देते हैं। आप पश्चिम बंगाल में देखिए, जनता सेलिब्रेट कर रही है, भाई कौन रोकेगा?
जनता सेलिब्रेट कर रही है, खुलेआम सेलिब्रेट कर रही है। अब उसको ये लोग कहें कि ये भाजपा के लोग हैं, ये मैं अपनी जीत मानता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नैतिक जीत मानती है कि आम जनता के सेलिब्रेशन को विपक्ष के लोग ये समझते हैं कि ये सारे लोग भाजपाई हैं। अगर सारे लोग भाजपाई हो गए हैं तब तो आप लोग अपनी दुकान बंद करके बैठ जाइए। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता जब मतदान करने जाएगी 2027 में, तो वो आकलन करेगी कि कैसे योगी जी ने 10 सालों के शासनकाल में हर एक जिले को मेडिकल कॉलेज बना के दे दिया। 2017 तक जिस उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1.5 दर्जन मेडिकल कॉलेज थे, वहां आज हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज है। ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के प्रदेश के रूप में जाना जाता है। आप पूर्वांचल एक्सप्रेस में उठा के देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में उठा के देखिए, आप गंगा एक्सप्रेस में उठा के देखिए, और भी 3-4 नाम है अगर मैं गिनाना चाहूँ तो। नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। लेकिन आकाश जी, चर्चाएं ये भी चली थी कि पता नहीं कितने हजार प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए इस सरकार में। नहीं, देखिए, हमें उससे कोई समस्या नहीं है। चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, हर एक फ्रंट पे हमने बेहतर काम करने का काम किया है। आज बेसिक शिक्षा विभाग पहले से हर तरीके से बेहतर हुआ है। हमारे प्राथमिक स्कूल हर तरीके से बेहतर हुए हैं। वहां पे हमने व्यवस्थाएं बेहतर की हैं। ये आप अपने लोगों को भेजिए कैमरा माइक लेके। मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं होती है। हमने जो जो काम किया है वो जनता को दिखता है। इसलिए मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा कि विपक्ष के लोग चाहे जितना भ्रम में रहें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जनता के हित में लगातार 24/7 365 दिन काम करते हैं और अपने कामों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे 2027 के चुनाव में। हम हवाबाजी करने वाले लोग नहीं है। अभी हमारे साथी कांग्रेस पार्टी के कह रहे थे कि उन्माद की बात कह रहे थे। भारत देश के इतिहास का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा 1947 में हुआ। तब कौन लोग थे, कौन लोग उसके पीछे जिम्मेदार थे? और एक बड़ी श्रृंखला है दंगों की, उत्तर प्रदेश का उठा के देख लीजिए 2017 तक। यहाँ पे तो पुष्पेंद्र जी स्थिति ये होती थी कि अपराधी आके पार्क कब्जा कर लेते थे और उस पार्क को खाली कराने के लिए अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस आती थी तो आप सोचिए कि दर्जनों पुलिस वाले शहीद होते थे, तब जाके कहीं वो पार्क खाली होता था। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बना के रखी थी लोगों ने। नहीं तो आपकी सरकार में बिकरू कांड भी देखने को मिला। विकास दुबे को पकड़ने के लिए जिस तरीके से पुलिसकर्मी गए थे, उनकी भी हत्या हो गई। नहीं, ये जो आदत इन लोगों ने बना के रखी थी उसी का नतीजा था। लेकिन उसके बाद फिर रिएक्शन क्या हुआ उसका? एक्शन के बाद फिर रिएक्शन क्या हुआ? उत्तर प्रदेश पुलिस ने कैसे रिएक्ट किया ये पूरा देश जानता है। विकास दुबे नाम का माफिया मिट चुका है इस धरती से। हमने कहा ना, हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में सदन में खड़े होकर कहा था कि कोई भी अपराधी अगर उत्तर प्रदेश में जनता को परेशान करने का प्रयास करेगा, अपराध करने का प्रयास करेगा, तो उसको 2 गज नीचे गाड़ देंगे जमीन में। और यह स्थिति उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की है। हमने संगठित अपराध खत्म करके रखा है। ठीक है, कन्हैया यादव जी कुछ कहना चाहते हैं, कन्हैया भाई कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, बोलिए। 2-3 दिन पहले जब एनसीआरबी के आंकड़े आए थे तो उन आंकड़ों ने इस बात की तस्दीक की थी कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो रहा है। बिल्कुल, एनसीआरबी के आंकड़े आए थे और उनमें बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। कन्हैया यादव जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कह रहा था कि भाई साहब जो इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं कि हमारी सरकार ने पूरा जो है माफियाओं का अंत कर दिया और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है तो कुछ जो आपके मंत्रियों पे, विधायकों पे इतने सारे आरोप लगे हुए, इतने सारे मुकदमे हैं, क्या वो सरकार को दिखाई नहीं पड़ते? क्या कारण है कि कुछ जातीय लोगों को सरकार ने छूट दे रखी है नंगा नाच करने के लिए? और क्या कारण है कि कुछ लोगों को गिन गिन करके उनके ऊपर मुकदमे, उनके घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? और जो थानों में जिस पुलिस की इतनी वाहवाही कर रहे हैं, ये इतने बलात्कार, इतने रेप, इतनी हत्याएं हो रही हैं बहन बेटियों की, ये इनको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं क्या? या किसी से छुपे हुए हैं? नहीं, अभी कन्हैया जी जो आकाश भाई एनसीआरबी रिपोर्ट का जो जिक्र कर रहे थे उसमें तो काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है, महिलाओं को सुरक्षित बताया है, यूपी ने जगह बनाई है अपनी। आप भी तो देख रहे होंगे क्या क्या दृश्य नजर आ रहा?
बहन बेटियों का क्या हाल हो रहा। आप ये कह रहे थी सरकार कि हमारी सरकार में बहन बेटियां, महिला सशक्तिकरण के नाम पे बहुत सारी बातें की जा रही, लेकिन आज क्या महिला सशक्तिकरण हो रहा है वो आप देख रहे हैं। ठीक है रविंदर जी, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की बात करें, खास तौर पर जैसी चर्चाएं चल रही थी, महिला आरक्षण को लेकर कानून भी बना लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हो पाया, उसके बावजूद भी जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुए तो करीबन 47 महिला चुनाव लड़ी, जिनमें से 20-22 महिलाएं जीती। और अब महिला सशक्तिकरण की बात भी लगातार की जा रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित राज्यों में से एक है, और फिर भी लगातार विपक्ष की तरफ से आवाजें उठती हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है। आप क्या कुछ देख रहे हैं, किस हद तक मानते हैं? हालांकि आप विपक्ष में हैं तो आप दो चार ऐसी बातें जो एग्जाम्पल हैं वो आकाश राय के सामने रख भी सकते हैं। एनसीआरबी की जो वर्तमान रिपोर्ट आई है उसमें महिला उत्पीड़न सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, दलित उत्पीड़न सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो ये एनसीआरबी की रिपोर्ट झूठी है? मैं तो एनसीआरबी की ही रिपोर्ट बता रहा हूँ। हाँ, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट यही बता रही है। अब आप लोग क्या बता रहे हैं मोदी जी की तरह? नहीं, हम तो एनसीआरबी की रिपोर्ट, आपके पास कहां से आई रिपोर्ट? हमारे पास नहीं आती है। हाँ, पता नहीं एनसीआरबी मालूम भी नहीं क्या एनसीआरबी होता क्या चीज है, ये बता दीजिए। हाँ, क्या होता है एनसीआरबी? नहीं, अगर किसी भी राज्य में कितने अपराध बढ़े हैं, कितने घटे हैं, क्या स्थिति चल रही है, उस सबका आंकड़ा जारी करती है एनसीआरबी। क्या है एनसीआरबी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर ऐसे बताने पे आएंगे तो आधी चीजें तो आपको भी नहीं पता होंगे। आप क्या समझ रहे हैं? आप एनसीआरबी से क्या समझ रहे हैं, आप मुझे बताइए। एनसीआरबी केंद्र सरकार की एक संस्था है। हाँ, और आपको लगता है कि जितनी भी संस्था हैं वो केंद्र सरकार के अंडर में है, वो उनके दबाव में आंकड़ा जारी करती हैं? मेरे मन की बात आप कैसे जान रहे हैं? विपक्ष की मन की बात तो हर कोई जान के बैठा, क्योंकि कुछ रटी रटाई बातें हैं, क्योंकि विपक्ष की कुछ रटी रटाई बातें हैं जो विपक्ष के प्रवक्ताओं को रटाई हुई हैं। हालांकि मैंने अभी तक इस डिबेट में किसी का भी पक्ष नहीं लिया, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं विपक्षी जो रटी रटाई। आपने ऐसा बोल के पूरे समूचे विपक्ष का अपमान किया है। अच्छा, समूचे विपक्ष का अपमान किया है जो एक एंकर से नहीं है, इसीलिए एक अलग क्राइटेरिया बना दिया गया गोदी मीडिया। अब आइए उत्तर प्रदेश की बात हो रही। नहीं, अगर मैं ये बोल रहा हूं अगर निष्पक्ष करना गोदी मीडिया है तो एक बार नहीं 1000 बार कहिए। मैं डिबेट में भी आपको खुली छूट दे रहा हूं, आप मेरा नाम लेकर गोदी मीडिया संबोधित करते रहिए, मुझे कोई नहीं। हमारे पास आर्टिकल 19 है, आप नहीं रोक सकते हैं। हाँ। आगे आइए उत्तर प्रदेश पे। हाँ। सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश। हाँ। 9 लाख करोड़ रुपए का उधार। प्रति व्यक्ति उधार जो यहाँ पर है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मिला लें तो 4.5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति। हम जितने लोग बैठे हैं वो भी, हमारे बच्चे भी, सबके ऊपर उधार है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, प्रति व्यक्ति निर्यात सबसे कम। 40 लाख करोड़ रुपए आया बताते हैं ये लोग। 40 व्यक्ति तो दिखे नहीं। फिर बताए जापान में बहुत कुछ आ गया, तो जापान वाला कितना आया है बताए नहीं। दावोस में बताए 3 लाख करोड़ रुपए आ गया, वो कहीं दिखा नहीं। जो आप कह रहे हैं ना रटाया गया, इसको रटाया गया, जिसे भाजपा लोग रटाया गया, सपा गुंडा झंडा, तो ऐसी बात है। फिर दंगे की बात किसी ने कही है, अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ही कह रहे। बुरहानपुर, भिवंडी, अहमदाबाद, सूरत उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। मुजफ्फरनगर, सियाना, बिसहड़ा, कानपुर, कासगंज, गोरखपुर, मऊ, बखिरा, पचरुखिया, ये सारे दंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इसमें से जो 3-4 आखिरी दंगों के नाम लिए उसमें मुख्यमंत्री जी का भी नाम। दंगे सुन लीजिए कौन कराता था। हाँ। और इन दंगों में सजायाफ्ता भी हुए। हाँ। क्योंकि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया। ठीक है रविंदर जी, अब आप मुझे बता दीजिए आपकी सरकार में कितना कर्ज था और वो क्या कारण रहे जो आपकी सरकार उत्तर प्रदेश से चली गई? देखिए, सरकार जाने का कारण कोई बता नहीं सकता है। हाँ। क्यों भारतीय जनता पार्टी हमारे पैरों में गिर के आई सरकार में, बता पाएंगे क्या? हाँ। ये एक सब नहीं बता सकते सरकार। हाँ। क्यों गई? हाँ। ये तो जनता जानेगी। हाँ।
लेकिन अब जो किया जा रहा है मतदाता सूची पे कब्जा करके अभी बोल रहे थे आपकी सरकार EVM में का। कर्ज कितना था? हमारी सरकार में कर्ज था 4 लाख ऐसे। हाँ, लगभग इतना ही था, 4 लाख के ठीक करीब। है ना। हाँ। अब आवाज नहीं मिल पा रही आपके। हैं? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जो हमने काम किया था, हाँ। हर घर पुलिस पहुंचा दिया था 108 हाँ। 100 नंबर से। हर घर डॉक्टर पहुंचा दिया था 108 नंबर से। हर महिला को सुरक्षा दिया था 1090 से। और उत्तर प्रदेश में जो पहला एक्सप्रेसवे बनाया पूरे भारतवर्ष में या साउथ ईस्ट एशिया में, सिंगापुर छोड़ के, जिसपे जहाज लैंड करता हो, यमुना एक्सप्रेस वे। फिर सबसे बड़ा पीजीआई से भी अच्छा हम लोग ने राम मनोहर लोहिया और कैंसर हॉस्पिटल बनाया। तो राम मनोहर लोहिया तो खैर चल रहा है, कैंसर हॉस्पिटल ये चला नहीं पाए। हाँ, ठीक है। एक अभी काम अगर ये बता दें। हाँ, अभी रविंदर जी आपने एक बात कही, आपने सारी चीजें तो बता दी, मुझसे भी पूछ लिया और खुद भी बता दी, लेकिन आप एक कारण नहीं बता पाए कि आपकी सरकार आखिर क्यों गई। वो आप सीधे पहुंच गए। मैंने बता दिया। किसी की कांग्रेस ने हाँ। लगभग 60 साल मतलब 55 साल से ज्यादा राज किया है। क्यों गई कांग्रेस, ये कोई नहीं बता पाएगा। हाँ, कुछ कमी होगी तभी तो गई। लिखे गए कुछ कमी हुई तभी तो आपकी सरकार गई। और दंगों की बात कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं किसी का गुणगान नहीं कर रहा, ठीक है। बीजेपी की सरकार में दंगे हुए, मैंने तुरंत आकाश जी को बताया कि भैया आपकी सरकार में बिकरू कांड हुआ, आपकी सरकार में तो और भी ज्यादा खतरनाक दंगे हुए थे। मुजफ्फरनगर कांड का नाम सुन लीजिए, जो आप बता रहे हैं सुन लीजिए ना। बिकरू कांड, हाँ। बिकरू कांड हुआ क्यों? आप बिकरू कांड पे मत जाओ अब। नहीं, अब आपने कह दिया, सुन लीजिए पहले। मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया, कांड हुआ था, उसमें सब कुछ बता दिया। अरे आपकी सरकार में मुजफ्फरनगर जैसे कांड हुए, कितने हजारों लोग बेघर हो गए, कितने लोगों की मौत हो गई, और आपको नहीं पता कि आपकी सरकार क्यों गई। नहीं तो हमारे कांड में, जो हमारे टाइम में जो दंगे हुए थे, सब में भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ तक मुख्यमंत्री भी आरोपी है 4 दंगों में। समस्या तो यही है कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। ये किसी एक राजनीतिक दल के लिए नहीं है, ये किसी एक राजनीतिक दल के लिए नहीं है। हम लोगों ने जहाँ पर जांच करवाया, हाँ, बिसाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के तुम आरोपी और उनको सजा मिली, सैनिक को सजा मिली मुजफ्फरनगर में, मऊ में सजा मिली भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, सियाना में एकदम सजा के वर्ज पे है, सजा मिल जाएगी, कानपुर में सजा मिल चुकी है। सब भारतीय जनता, हमारे टाइम में दंगे हुए थे, बीएसपी के टाइम में दंगे हुए थे। हाँ। अब दंगे करने वाले सरकार में बैठे हैं। हाँ। गुंडा मुझे सभी के दंगे बता। बीएसपी की सरकार में भट्टा पार्सल आंदोलन हुआ था और उसके बाद बीएसपी की सरकार उखड़ गई। आपकी सरकार में मुजफ्फरनगर कांड हुआ। भट्टा पार्सल दंगा नहीं था वो। क्या था? भट्टा पार्सल दंगा नहीं था। क्या था? भट्टा पार्सल में जमीन अधिग्रहण का मामला था। हाँ। उसके खिलाफ राहुल गांधी जी खड़े हुए। हाँ। उस कांड के देख रेख में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया। हाँ। कि जब जमीन आप लेंगे, हाँ। तो जमीन किसी को, पहली बात तो भूमिहीन नहीं करेंगे, और अगर जमीन लेंगे तो शहरी जमीन अगर आबादी की है तो दुगना देना पड़ेगा, खेती है तो 4 गुना देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने उसके डिसीजन पर, वो दंगा था ही नहीं। अब उसमें क्या इन्होंने क्या कर दिया? दंगा नहीं था। मैं बताऊंगा दंगा क्यों था वो, ठीक है। किसान बड़े प्यार से आराम के साथ धरना स्थल पर बैठे थे और अचानक से जो मायावती जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम, पूरी फोर्स को भेजा, जलियांवाला कांड जैसे वहां पर हाल बना दिए, ठीक है। ये प्रशासन की तरफ से दंगाई था। मैं भट्टा पार्सल गांव का ही निवासी हूं, तो मुझे अच्छे से मतलब दंगा इसी को बोलते हैं। और वेस्टर्न यूपी का मुझे दंगा इसी को बोलते हैं। तो दंगा फिर मुजफ्फरनगर, पूछ रहा हूँ, दंगा का परिभाषा बता दीजिए। दंगा फिर मुजफ्फरनगर कांड को बोल दीजिए। आप खुद कुछ तो स्वीकार कीजिए। आप कुछ स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कांड में आपकी सरकार में कुछ भी हो गया, विकास सैनी तो सजा हो गई उसको। आपकी सरकार में कुछ भी हो गया, कितने लोग आपने बेघर कर दिए, सरकार चली गई, फिर भी आप बोल रहे हैं कि भैया हमारी सरकार में कुछ किसान नहीं मारे हुआ। गए, गोलियां चलवाई इन लोगों ने, अपने देश में तीर लगवा दिया इन्होंने। हमें सब पता रविंदर जी, ठीक है। अरे आप भगवान है क्या? आपको सब पता है? अरे हमें नहीं कुछ पता है। आपके समाजवादी पार्टी के बारे में गजब बात कर दिया आपने। समाजवादी पार्टी के बारे में सब पता, आप क्यों बहस कर रहे हैं? छोड़ दीजिए। नहीं, आप समाजवादी पार्टी के बारे में जो भी जानते हो, आप एक भी चीज बता दीजिए। अच्छा, आप बता दीजिए, सरकार आएगी आपकी या नहीं आएगी? हमारी सरकार आएगी, हर हालत में आएगी। और अगर नहीं आई सरकार, यही अगर आपकी सरकार नहीं आई तो? अब नहीं आएगी तो इसका क्या करिएगा? तो फिर आप कौन से भगवान है? आप कौन से भगवान है? आप भी तो भगवान नहीं है ना।
आप भी तो भगवान नहीं है ना। चले चले छोड़ दीजिए बहसबाजी मत करिए। कन्हैया भाई ठीक है कन्हैया भाई आप आ जाइए। हाँ कन्हैया भाई आप अब बता दीजिए आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि जो भी सरकार गई है कन्हैया भाई, जो भी सरकार गई है वो गई है इसी तरह की। जो भी सरकार गई है उसने कुछ गलतियां की हो गई तब वो गई है, बिल्कुल। और जो सरकार आएगी हाँ वो जनता को लगेगा कि ये कुछ करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं और जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जो जनता का विश्वास जीतेगा उसकी सरकार आएगी, और मुझे लगता है हम ऐसा करने में कामयाब हो रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कम से कम कितनी सीटें मानकर चलें? अभी सीटों की अगली जब डिबेट होगी तो मैं उसमें आपको सीटें भी बता दूंगा। लेकिन कन्हैया भाई अभी उपचुनाव हुए थे तो उपचुनाव में आपने लड़ने से मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल, वो हमारी एक रणनीति थी। हाँ वो हमारी एक रणनीति थी और बहुत सारी रणनीतियों पे बात नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी अभी से सभी राजनीतिक दलों की लगभग शुरू हो चुकी है, और कौन कितनी मजबूती के साथ, कितने दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा और किसके हाथ में बाजी रहेगी, अभी समय काफी है, तैयारी में सभी जुटे हैं, देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।